नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बीते लगभग 1.5 महीने में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिस पर सियासी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो महाराष्ट्र से सपा विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने नए बवाल की नींव रख दी। अबू आजमी ने कहा कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद अगले ही दिन अबू आजमी ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। अबू आजमी ने आगे कहा था कि औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते। उसके शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसे हिंदू मुसलमान एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। औरंगजेब ने 52 वर्ष शासन किया और अगर वो सच में हिंदुओं को मुसलमान में परिवर्तित करते तो सोचिए कितने हिंदू परिवर्तित हो जाते। 1857 के विद्रोह में जब मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू की तो उनका साथ देने सबसे पहले मुसलमान बहादुर शाह जफर ने दिया था। इस बयान पर विवाद की भड़की चिंगारी शांत भी नहीं हुई थी कि कुछ ही वक्त बाद सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक और कदम आगे जाते हुए बाबर और राणा सांगा को लेकर बयान देकर आग में घी डालने का काम किया। और फिर हाल ही में बची खुची कसर सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं और डीएनए पर सवाल उठाकर पूरी कर दी। उधर अखिलेश यादव इस मामले को दलित एंगल दे चुके हैं, जिसके बाद मायावती का पारा हाई हो चुका है और उन्होंने सपा नेताओं को खरी खरी सुनाने के साथ ही जनता से भी बड़ी अपील कर डाली है, जिसके बाद से यूपी की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त जुबानी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बेचैन विपक्षी पार्टियों ने कई तरह के प्रयोग किए। चौंकाने वाली बात यह रही कि कई विपक्षी दल इसमें कामयाब भी रहे, जिसमें से एक थी समाजवादी पार्टी, जिसने न सिर्फ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें जीतकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, बल्कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। और उसकी इस जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह माना गया अखिलेश यादव का इजाद किया गया पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला। और इसके बाद अब आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव ने अपने इसी पीडीए के फॉर्मूले के तहत तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसका ताजा एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन और फिर हाल ही में सपा विधायक इंद्रजीत सरोज के बयानों पर भड़के बवाल के बाद सपा की ओर से यह कहकर तगड़ा दांव चल दिया गया कि जिन्होंने ये बयान दिए वो दलित नेता हैं, इसलिए बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस पर जहां अब तक बीजेपी की ओर से लगातार हमलेबाजी देखने को मिल रही है, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सपा नेताओं के बयानों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो आखिर सपा नेताओं के बयानों पर क्या बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, और क्या 27 के चुनाव से पहले दलित कार्ड के बहाने मायावती का वोट बैंक एक बार फिर हथियाने की फिराक में है अखिलेश यादव? चलिए करते हैं डिकोड इस स्पेशल रिपोर्ट में। बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा, ये जानने से पहले उन बयानों की बात कर लेते हैं जो सपा नेताओं की तरफ से सामने आए और जिन पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो ये बीजेपी के लोगों का जुमला हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को तो अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? आगे रामजी लाल ने दावा करते हुए कहा कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना तो करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। ये इस देश की एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उधर रामजी लाल के राणा सांगा पर दिए गए इस बयान को लेकर पिछले काफी दिनों से बवाल हो रहा है। करणी सेना उनसे बयान पर माफी मांगने को कह रही है, लेकिन वो अपने बयान पर लगातार टिके हुए हैं। करणी सेना आगरा में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। यही नहीं, हाल ही में रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा था कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, अब दो हाथ होंगे। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। अब तक हमने थल सेना, वायु सेना, जल सेना सुनी होगी, ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? वहीं अब इंद्रजीत सरोज के बयानों ने भी खासी हलचल मचा रखी है। सपा के विधायक और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने पिछले दिनों मंदिरों की शक्ति पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को लूटा तो भगवान ने उन्हें श्राप क्यों नहीं दे दिया।
सरोज ने कहा कि जब रामायण महाभारत रामचरितमानस की रचना हुई उस वक्त शूद्रों को भारत में पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, आप सुनने की कोशिश करेंगे तो कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा, अगर जीभ से उच्चारण करेंगे तो जीभ काट ली जाएगी। मैं गलत नहीं कह रहा, ये भारत के अंदर व्यवस्था थी। सार्वजनिक रास्तों पर चलने की हमें इजाजत नहीं थी। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते और देश को ना लूट पाते। इसका मतलब उन मंदिरों में ताकत नहीं थी। ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा आज अपना मंदिर छोड़कर आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है। वहीं अपने इस बयान पर बात करते हुए एक और इंटरव्यू में सरोज ने कहा था कि मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब से इस देश में आया और देश को लूटा, मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने आया था, तो इस देश के देवी देवता क्या करते रहे? उन्हें मुसलमानों को श्राप देना चाहिए था, वो राख हो जाते, मर जाते, अंधे हो जाते। इसका मतलब है कि कुछ कमी है और हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं है। हम पिछड़े वर्गों के लिए तो भगवान डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो हम पीडीए के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही भगवान मानना चाहिए। हालांकि इंद्रजीत सरोज के बयान का तो अखिलेश ने साफ तौर पर समर्थन नहीं किया, लेकिन रामजी लाल सुमन के साथ वो लगातार मजबूती से खड़े हैं। देखा जाए तो दलित वोट बैंक के लिहाज से सपा रामजी लाल के साथ खड़े होना अपने लिए ज्यादा मुफीद मान रही है। सपा का पूरा फोकस इस वक्त दलित वोट बैंक को जोड़ने पर है, जिसके लिए बसपा के बैकग्राउंड वाले नेताओं को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा ने स्वाभिमान स्वमान समारोह करके दलितों को संदेश दिया। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दलित वोट बैंक छिटकने का खतरा भांपते हुए सपा पर तीखा प्रहार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने बैक टू बैक पोस्ट करते हुए लिखा, विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित नेताओं को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, ये इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। आगे लिखा, क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है, अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वो अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो ये उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य की भी सपा और बसपा की लड़ाई में एंट्री हो चुकी है। इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेर लिया। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान के बाद डिप्टी सीएम ने भी बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों को घेरते हुए तंज भरी प्रतिक्रिया एक्स पर दी। केपी मौर्य ने लिखा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहला सांपनाथ, दूसरा नागनाथ और तीसरा कालिया नाग है। तीनों का काला अतीत दंगा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद, परिवारवाद से अटा पड़ा है। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस हरकत में तीनों ने एक दूसरे को मात दी। आगे लिखा कि यह कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को यथोचित सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में मिला है। उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार की नीतियों और डबल इंजन की सरकार के तहत हर एक तबके का समुचित विकास किया जा रहा है। सबको ये पक्का भरोसा है कि जनता अब नकली मसीहाओं के झांसे में नहीं आने वाली है। विकास, सुशासन और सम्मान का रास्ता बीजेपी से होकर गुजरता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बसपा अपने सियासी इतिहास में इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा का वोट परसेंटेज चुनाव दर चुनाव लगातार घटता जा रहा है। 2024 में बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया और 2022 में पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ही जीत मिली थी और बसपा का सियासी ग्राफ भी गिरकर 9.39% पहुंच गया है। बसपा के बिखरते दलित वोट बैंक पर सपा की नजर है और उसे जोड़ने के लिए अखिलेश हर दांव आजमाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो अपनी पार्टी का डीएनए तक बदलने का मन बना लिया है और यादव, पिछड़े, अल्पसंख्यक के साथ दलित वोट बैंक को भी जोड़ना चाहते हैं ताकि बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोका जा सके। दलित राजनीति के बहाने अखिलेश यादव माहौल बनाना चाहते हैं कि बीएसपी का समय बीत चुका है और बीएसपी के साथ रहने से अब कोई फायदा नहीं है। अखिलेश ने इसी प्लान के तहत बीएसपी के जिला स्तर तक के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का भी प्लान बना लिया है, ऐसी खबरें हैं। हर 10-15 दिनों पर सपा में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। वहीं सपा की सोशल इंजीनियरिंग से बसपा को अपने समीकरण को बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते ही मायावती अब अलर्ट नजर आ रही हैं। बहरहाल अखिलेश यादव का फोकस अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और भी ज्यादा मजबूत करने में है।
सपा की इस रणनीति को मायावती बखूबी समझ रही हैं और उन्हें भी लग रहा है कि दलित वोट अगर खिसक गया तो 2027 के चुनाव में 2022 और 2024 वाला हश्र ना हो जाए। इतना ही नहीं, दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद भी तेजी से अपने सियासी पैर पसारते नजर आ रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव तेजी से उनकी तरफ हो रहा है। उधर कांग्रेस की नजर भी दलित समुदाय के वोटों पर टिक गई है। ऐसे में सपा से लेकर कांग्रेस तक के दलित वोट बैंक पर फोकस किए जाने के चलते मायावती काफी ज्यादा पशुपेश में है और इसीलिए मायावती खुद दलितों के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिमों को भी सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं और तो और सपा के दलित नेताओं को भी सियासी पाठ पढ़ा रही हैं। फिलहाल मायावती और सपा के बीच छिड़ी इस जंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।